गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित प्रगतिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ है प्रगति धनवाद। प्रगति का मतलब होता है परिवर्तन, उत्थान। वाद का मतलब है विचार, यानी परिवर्तन का विचार। अब आप कहेंगे कि परिवर्तन का विचार क्या होता है, यानी जो विचारधारा हमें परिवर्तन की ओर ले जाए, बदलाव की ओर ले जाए, उसी को हम लोग प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। इसको और स्पष्ट रूप से देखें तो प्रगतिवाद जो है मुख्य रूप से प्राचीन से नवीन की ओर जाने का नाम है। प्रगतिवाद आदर्श से यथार्थ की ओर जाने का नाम। प्रगतिवाद पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जाने का नाम है। प्रगतिवाद रूढ़ियों से स्वच्छंद जीवन की ओर जाने का विचार है। प्रगतिवाद उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर जाने का विचार है और प्रगतिवाद शांति से क्रांति की ओर जाने का मार्ग है। यानी कुल मिलाकर ये सारे सब हमें प्रगतिवाद को काफी रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। यदि हम प्रगतिवाद के संबंध में इस काल के प्रमुख कवि और उनका समय देखते हैं, यह प्रगतिवाद का जो समय है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी, यानी 1936 से लेकर 1943 ईस्वी प्रगतिवाद का समय है। इस काल के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रावण संकीर्तन, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, त्रिलोचन, शिवमंगल शिशुमन या राज्ञ राघव, यानी कई ऐसे कवि जो हैं जो प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं और इनकी रचनाएं काफी हमें प्रगतिवाद से संबंधित मिलती है। प्रगतिवाद का अगर हम इतिहास देखें तो हमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद जो है का इतिहास अगर देखें तो कार्ल मार्क्स से जुड़ा। कार्ल मार्क्स एक ऐसे चिंतक है, ऐसे लेखक और कवि थे, ऐसे एक राजनेता भी थे जिन्होंने अपने जीवन में इसको सफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनके शिष्यों ने उनके इस विचारधारा को काफी जोर शोर से आगे बढ़ाया और इसका सफल प्रयोग रूस के बोल्शेविक क्रांति से जुड़ा हुआ है। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस क्रांति ने पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया। कई लोकतांत्रिक और राजतंत्रशाही सरकारों को यह पता लग गया कि अब हमारे दिन अगर हम वैसे ही चाल ढाल में चलेंगे तो आगे शासन करना काफी मुश्किल होगा। तो राजशाही सरकारों की सरकार उसके ठीक कुछ दिनों के बाद वहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई और जहां लोकतांत्रिक सरकार थी, जो लोकतांत्रिक सरकार पहले से थी, जो बड़े बड़े दावे करते थे, उन्होंने भी अपनी कार्य प्रणाली में काफी परिवर्तन लाया, खासकर श्रमिक और किसानों के लिए। श्रमिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जैसे पेंशन लाभ, चिकित्सा लाभ, उसके बाद उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि, क्षतिपूर्ति, अवकाश, न जाने कितने अनगिनत सुविधाएं श्रमिकों को मिली। यही नहीं, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। किसानों के लिए खाद बीज से लेकर ऋण माफी से लेकर कई ऐसी योजनाएं चलाई गई। जो समाज के पिछड़े वर्ग थे उनके लिए कई ऐसे पेंशन प्लान चलाई गई जो उनको सामाजिक रूप से सशक्त करे। देश जब भारत आजाद हुआ तो हमारी सरकार ने भी इस नीति को अपने राष्ट्रीय नीति में शामिल किया। उसको भी लगा कि हमें
जो संविधान प्राप्त हुआ, उस संविधान में समता और समानता, यानी क्योंकि ये प्रगतिवाद जो समाज वर्ग विभेद से जुड़ा हुआ था, तो संविधान के अंतर्गत जो समाज में वंचित उपेक्षित जो तबका था, उसको सामाजिक पिछड़ापन के वजह से उसको आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। ये आरक्षण गरीबी दूर करने का उपाय नहीं था, बल्कि उन्हें एक सामाजिक और मानसिक रूप से पिछड़ेपन का एक तोहफा था। और उस तोहफा कहीं न कहीं उन वर्गों को मानसिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है। यह कहीं न कहीं उसी कार्ल मार्क्स का विचार का ही प्रभाव था। ये उसी प्रगतिवाद विचार से ही समृद्ध था कि सरकार ने समता और समानता, यानी पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की राह को अपनाया, और जिससे हमारे समाज में किसी तरह की क्रांति नाम की कोई चीज नहीं थी, जहाँ खूनी संघर्ष की कोई गुंजाइश हो। कुछ तथाकथित लोग हमारे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा भले ही डाल सकते हैं, लेकिन हमारे जो संस्कृति है उसी में परिवर्तन करना ही हमारी नियति है, और इसके लिए सरकार, लोग, सभी लोग प्रयासरत भी हैं। अब आइए इस इतिहास के बाद हम प्रगतिवाद के जो मुख्य विशेषता है, इन्हीं इतिहासों में खोजेंगे तो हमें सारी विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली विशेषता आप देखिए तो सामाजिक यथार्थवाद, यानी कहने का मतलब उस समय जो सामाजिक यथार्थ से दूर हमारा जो साहित्य था, आदर्शवाद पर ज्यादातर लिखा जा रहा था। वो आदर्श हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यथार्थ, हम क्या है ये जानना जरूरी है, हमारी स्थिति क्या है ये यथार्थ था। इस यथार्थ पर ज्यादातर साहित्य उस समय लिखा गया प्रगतिवाद के समय। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा विशेषता है, जैसे नारी का स्थान, नारी का स्थान हमारे समाज में कितना दयनीय था। उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, या उनको आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाया जा सका था, या फिर उन्हें बाल विवाह जैसे छुआछूत तथा न कई ऐसी समस्याओं से पीड़ित थी। तो ये सारी समस्याओं को दूर करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि समाज तभी उत्थान कर सकता है जब हम इन बुराइयों को दूर करें। क्योंकि नारियों की 50% हिस्सेदारी, जब तक उनका सही सदुपयोग नहीं करेंगे, समाज हमारा कभी भी सशक्त नहीं। आज यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें राजनीति में भी आरक्षण देकर उन्हें और सशक्त करने के लिए प्रयास किया है। ये कहीं न कहीं नारियों का आरक्षण का प्रावधान ये प्रगतिवाद विचारधारा से ही प्रेरित है। दूसरी बात, तीसरी विशेषता हम देखें तो शोषण का विरोध। आज के समाज में या उस समय के समाज में भी देखें तो शोषण कहीं न कहीं था। सेठ, साहूकार, पूंजीपति सभी लोग गरीबों का शोषण करते थे। बेगारी प्रथा थी, लोग काम करवा कर पैसे नहीं देते थे। जो पूंजीपति थे, कंपनी वाले थे, वो मनमाने मजदूरी देते थे, अपने हिसाब से तय करते थे। लेकिन उस प्रगतिवाद विचारधारा का प्रभाव था कि बाद में उससे संबंधित मजदूरी अधिनियम बना, जिसे मजदूरी कितना देना है, न्यूनतम कितना देना है, अधिकतम कितना देना है, ये सारे नियम बनाए गए। फिर उनको पेंशन कैसे दिया जाए, उनको छुट्टी कैसे दिया जाए, उनको उनके चिकित्सा लाभ कैसे दिया जाए, उनके पारिवारिक लाभ कैसा दिया, ये सारे नियम बनाए गए। ये सब कहीं न कहीं प्रगतिवाद विचारधारा से ही प्रेरित है। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना में बहुत सारी बातें कही कि अंग्रेजी सरकार दावे तो करती है लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं करती। खासकर जब यहाँ अकाल जैसी समस्या आती है, या फिर जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार दमन का सहारा लेती है, तो कहीं न कहीं हमारा व्यक्तित्व दबता है और
इसकी सशक्त और पुरजोर विरोध हमारे उस काल के लेखकों ने भी किया। इसके बाद इस काल के जो लेखक थे उन्होंने तद्भव और देशज, तद्भव जो शब्द है वो शब्द है खड़े बोले हिंदी के शब्द में, और देशज यानी जो क्षेत्रीय जिस क्षेत्र के लेखक थे उस क्षेत्र के बोलियों को भी उन्होंने अपनी रचना में शामिल किया। इस काल के जो जो रचना थी वो मुक्तक छंद शैली को अपनाया, यानी उसमें कोई लाग लपेट के बिना अपनी बात को सीधे सीधे तौर पर कह देना, यानी मुक्तक छंद शैली कहलाती है। इसके अलावा इन्होंने प्रगतिवाद और लोक चेतना, इनका उद्देश्य था कि हम अधिक से अधिक लोगों को में चेतना फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, उनमें जो जो वर्ग जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनके प्रति संवेदना को बढ़ाएं, तभी हमारा समाज उद्धार कर सकता है। इसके बाद उन्होंने प्रकृति का चित्रण, उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण भी किया, तो उसके पीछे भी उनका आशय था कि प्रकृति जिस तरह सभी को समान रूप से इस धरती पर भेजा है, तो हम समता और समानता दोनों दो चीज है, लेकिन हम बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन उसके इक्विवेलेंट होकर ही हम एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसा प्रकृति में सभी को सब कुछ करने का अवसर मिलता है, धरती पर जब आदमी जन्म लेता है तो सभी मुक्त रूप से आता है, लेकिन जैसे ही उसका यहाँ जन्म के बाद जब वो बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसके हाथ पाँव में कई ऐसे बेड़ियां हैं, कई ऐसे बंधन हैं जिससे कि वह चाह कर भी वो आगे अपना प्रगति नहीं कर सकता है, और इसी बेड़ियों को काटना, इसके बंधनों को ढीला करना ही प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य था। इस तरह से हम लोग प्रगतिवाद के मुख्य जो विशेषता था उसको हम लोगों ने देखा। आइए उस काल के कुछ कवियों की जो कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है, जैसे उस काल के कुछ पंक्तियां इस प्रकार, जिसमें नागार्जुन है, कुछ पंक्तियों को लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई मेरे पास। ये नागार्जुन की पंक्ति है कि कई दिनों से चूल्हा रोया, कई दिनों से चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास। कहीं न कहीं ये उस समय के प्रगतिवाद से संबंधित रचना की आवाज है जो नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इसी तरह की कुछ और रचना हम लोग देखते हैं कि कलयुग में भी रावण नंगा नाचा है, कलयुग में भी रावण नंगा नाचा है, ऊपर से कुछ नहीं बदला, ऊपर से तो कुछ नहीं बदला, बदला सिर्फ ढांचा है। लेखक कवि इस भाव को कह रहा है कि समाज में जैसा बदलाव होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है, इस कलयुग में भी अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे था। इसके बाद एक और पंक्ति देखते हैं, यह भी रचना नागार्जुन की है। कई बार हम लोग गांधी जी के ताऊ निकले, गांधी जी के ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, गांधी जी के ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूरत उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। कई बार हम लोग एक सरकार जो रहती है उसके खिलाफ वोट देते हैं, दूसरी सरकार आती है उससे भी हम लोग परेशान रहते हैं, कोई बदलाव नहीं देखते हैं, फिर तीसरी सरकार को हम लोग बनाते हैं, फिर भी उसका भी रंग ढंग चाल ढाल वैसा ही रहता है,
उसी पर ये पंक्ति कहा गया है कि गांधी जी के ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूरत उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। यानी कहीं भी जनता को कहीं भी उनकी जो दुख है, उनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि केवल शीर्ष स्तर पर बदलाव से सब कुछ बदलाव संभव नहीं है। जब तक क्रांति यानी परिवर्तन नीचे से नहीं होगा, तब तक ऊपरी स्तर पर नेता वैसे ही हमें ठगते रहेंगे और अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष को पता है, राजनीतिक पार्टियों को पता है कि उन्हें कैसे और कब बेवकूफ बनाना है, और हम लोग हर बार बेवकूफ बनते हैं। यही हमारी नियति है। उसके बाद एक और पंक्ति देखते हैं। खादी के मलमल से 60 गांठ हो गई। खादी के मलमल से, यानी खादी मतलब नेता से, और मलमल का मतलब है जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। खादी के मलमल से गठजोड़ हो गई। खादी के मलमल से 60 गांठ हो गई। टाटा और डालमिया की दिन रात दिवाली हो गई। कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से चंदा लेते हैं और फिर उनको कई ऐसी सुविधाएं दे देते हैं जिसकी मार जो है आम जनता पर पड़ती है, जो महंगाई के रूप में हमको देखने को मिलती है। यही है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से संबंधित बहुत सारी बातें हमने आपको उपरोक्त बताई, और उससे संबंधित अपने विचारों को अपने स्तर से समझिए और उसको अपने स्तर से लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।